गरीब ससुराल में बूढ़ी दादी का सीक्रेट रूम। ये लो आशा, इस महीने के पैसे। और हाँ, राजीव ने जो पैसे दिए हैं उन्हें भी संभाल के रखना। इसी साल छोटे बेटे की भी शादी करनी है। पैसों की अभी बहुत जरूरत है। माँ, इस महीने मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप ये 500 रुपए रख लो। वाह बेटा, माँ को 1000 से 500 रुपए देने लगा। जब तू छोटा था ना तो तू मुझसे जितना मांगता था मैं उतना देती थी। आज 500 रुपए दे रहा है, कल को कहेगा कि बुढ़िया मरने वाली है, इसे 5 रुपए भी क्यों दो। ऐसा नहीं है माँ, और हर महीने तुम 1500 लेती तो हो। तुम करती क्या हो उन पैसों का? सर्दी हो या गर्मी, खाना हो, राशन हो या खर्च हो, आपकी दवाई हो, सारी चीजों का इंतजाम तो हम ही लोग करते हैं। आपका छोटा बेटा तो आपको देखने भी नहीं आता। आपको तो 1 रुपया खर्च नहीं होते, पर फिर भी आप हर महीने लड़कर 1500 मुझसे ले ही लेती है, और फिर राजीव से भी लेती है। यही दिन देखने को रह गए थे। जब आशा बहू आई थी तब भी तो तू बहू को नहीं, मुझे अपनी सारी सैलरी देता था। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और तेरी बड़ी बहू आई, तूने तो घर की सारी बागडोर अपने बीवी बच्चों के हाथ में कर दी। माँ की तो अब कोई परवाह ही नहीं है। इस ठंड में माँ कैसे सिंगल कपड़े में दिन काट रही है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अर्चना अपना रोना दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है और जानबूझकर जमीन पर एक पतला सा चादर बिछाकर लेट जाती है। जब आशा अपनी बहू सुमन के साथ आती है तो अपनी सास को जमीन पर देखकर बोलती है, माँ जी, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और आप नीचे जमीन पर लेटी हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होती है तबीयत खराब तो हो जाए, तुम लोगों के लिए ही अच्छा होगा ना कि मैं मर जाऊं तो। और मुझे नहीं सोना तुम्हारे इस चारपाई पर, बहुत महंगी चारपाई है। खामा इस पर सोते सोते अगर मैं भगवान को प्यारी हो गई तो मरने के बाद भी तुम लोग मुझे गाली ही देते रहोगे। दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो छोटे बच्चों की तरह नाराज हो गई हैं। कोई बात नहीं, राजीव जी की सैलरी आने दीजिए, मैं 500 रुपए आपको उनसे दिलवा दूंगी। ला भाई, अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू, तो क्या मुझे लालची कहना चाहती है? तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने पति के उस पुराने घर में चली जाऊं जहां मैं ब्याह कराई थी। भले ही वो एक कमरे का घर था, पर यहाँ से ज्यादा सुकून था वहाँ। एक बार फिर अर्चना रोते हुए रात के 10 बजे घर से निकल जाती है और घर के पास वाले खेत की एक झोपड़ी में चली जाती है। ये देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? मैंने अभी दादी जी को खेत वाली झोपड़ी में अकेले जाते हुए देखा। घर में फिर से कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी बेटा, तेरे पापा को आज सैलरी मिली थी। तेरी दादी को 1000 रुपए चाहिए थे, पर उन्होंने 500 रुपए दे दिए। बस इसी बात पर नाराज बैठी है। जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी और जब हमने कहा कि चारपाई पर सो जाओ तो और ज्यादा भड़क गई। बस इन्हें बहाने चाहिए होते हैं हम लोगों से लड़कर पैसे लेने के और अपने छोटे बेटे को देने के। छोटा बेटा कभी कुछ करता धरता तो है नहीं, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। आज तक अलग होने के बाद भी इन्होंने अपने छोटे बेटे के प्रति ही लाड प्यार दिखाया है। हमारे घर का खाती है पर घर अपने छोटे बेटे का भरती है। गई है झोपड़ी में रात गुजारने तो रहने दो उसे कुटिया में ही सारी रात। अब मनाने की जरूरत नहीं है उसे। दादी, आप लोग तो मुझे कहते हो कि मैं बाजीती हूँ। बाजीती तो बड़ी दादी है, मैं तो ऐसे कभी नहीं किया घर छोड़ के। दादी तो 5 साल के बच्चे की तरह करती है, एक बार भी नहीं सोचती कि उनकी इन हरकतों का राजू पर क्या असर पड़ेगा। जहाँ घर के सभी लोग घर के बाहर खड़े होकर अर्चना की इस हरकत से परेशान होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहीं अर्चना अपनी कुटिया में जाकर अपने पति की फोटो से बात करती है। सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ। आप ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ?
अगर मैं अपने दोनों बच्चों को एक बराबर चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है। भगवान की कृपा से विनोद के 2 बेटे हैं, दोनों कमा रहे हैं। इनकी हालत पहले से सुधर रही है। पर मेरा छोटा बेटा सुरेश, उसकी तो 3 बेटियां हैं, अभी एक बेटी बिहानी बाकी है। अब माँ होकर अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अर्चना अपने पति की फोटो से बात करते हुए वहीं घास पर दरी बिछा